वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में वजीर आजम इमरान खान के इंटरव्यू में से कुछ नुकात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में पीडीएम के जलसे की। तो जनाब, ऑपोजिशन की जो तहरीक है पीडीएम, वो 13 दिसंबर को लाहौर में एक पावर शो करने का इरादा रखती है। इसके लिए कल एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। 11 जमातों के जो कायदीन हैं, अहम जो उनके रुकन हैं, वो कल सर जोड़ के बैठेंगे और आगे का लाहे अमल क्या होगा, इस तहरीक का क्या हिकमत अमली होगी, वो डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका फैसला किया जाएगा। अभी तक जो जराए से खबरें सामने आ रही हैं और कुछ रहनुमाओं ने भी ऐलान किया है मुख्तलिफ शोज में, उसके मुताबिक 3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। एक तो लॉन्ग मार्च, जैसे कि पीडीएम ने जो अपना एक मुरासला जारी किया था जब पीडीएम फॉर्म हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था। फिर इस्तीफों की ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। और तीसरी बात, मुज़ाकरात की भी कुछ चल रही है। कुछ हलकों में ये गुफ्तगू हो रही है कि शायद मुज़ाकरात से मामला हल हो सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर हमने गौर करना है। अपने तज्जियाकारों से ये पूछेंगे कि कौन सी ऑप्शन चुन सकती है पीडीएम और इससे हासिल क्या होगा मकसद पीडीएम को। जनाब, इसके साथ जो गहमा गहमी चल रही है लाहौर में, मरियम नवाज साहिबा निकली हैं लोगों को मुतहरिक करने के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ी इंसाइट जानेंगे। तो बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं है कि कल का जो इजलास होने वाला है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी पीडीएम की, पीडीएम कौन सा रास्ता चुन सकती है या चुनेगी, ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। मुनीब साहब, आपसे आगाज करेंगे। लाहौर में बैठे हैं आप, जहाँ पे सारी गहमा गहमी चल रही है, बातें भी आपकी होती रहती हैं, जराए भी आपके हैं, तो जरा अंदर की खबर हमें बताएं कि क्या देख रहे, क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले कल फैसले क्या होते हैं। देखिए, फैसले तो उन्होंने इनफैक्ट वो अपना लेआउट कर ही दिया था, उन्होंने उसको बता ही दिया था उन्होंने क्या एक्सपेक्टेड, हम क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो तो खैर है, विद द कोर्स ऑफ आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमें पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। इस्तीफे देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका कानूनी पर्सपेक्टिव है, वो हम कभी अगर ऐसा होगा तो, अगर ऐलान होगा तो उसको हम एनालाइज करेंगे। उन्होंने बता दिया उन्होंने क्या करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको इस पर एक केयरफुल तज्जिया ज़रूर कर सकते हैं हम इस हवाले से कि जो इस वक्त हालात बन रहे हैं, ऑल्दो ये ज़रूर है कि वो 2014 में हालात और थे, वो एक हुकूमत के हवाले से था, वो एक धांधली का प्रिटेक्स्ट जो था वो धांधली था और 4 हलके थे और उसके ऊपर एक पूरा थिएटर बनाया गया, एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई और उसके पीछे बड़ा कुछ था। यहाँ भी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि हमने हुकूमत गिरानी है। लेकिन ये उस वक्त उनको भी पता था, यानी इमरान खान साहब को भी, कि वो हुकूमत खुद नहीं गिरा पाएंगे, उसके लिए और बहुत सी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। और पीडीएम को भी पता है कि महज जलसे करने से, बड़ा जलसा कर देने से, ये तहरीक चला देने से, लॉन्ग मार्च कर लेने से हुकूमत नहीं जाएगी। सो बेसिकली ये एक थिएटर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बेशक मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि फूड इन्फ्लेशन नहीं है या गवर्नेंस के इश्यूज नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बन गया है या कोई ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर को बहुत ही बुरे हालात हैं। ठीक है, होती हैं चीज़ें, चल रही होती हैं। इस वक्त यकीनी तौर पर मुल्क को बहुत से गंभीर मसाइल हैं, समेत इकॉनमी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। बट जिसको अपील कर दें, हु आर दे अपीलिंग टू, वो मुझे लगता है कि वो एक ही हैं, वो फ़र्क नहीं है। उस वक्त भी जो अंपायर की उंगली और सारा कुछ हमें नज़र आ रहा था, अभी वो अंपायर का जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो देखा जाएगा वो उसी तरफ देखा जाएगा कि जनाब हमने ये थिएटर लगा लिया है, आर यू इम्प्रेस्ड विद अस, इफ़ यू आर देन प्लीज़ डू समथिंग। सो मुझे समहाउ लग रहा है कि ये वही कुछ रहा है, क्योंकि देखिए ये मेरे ख्याल में मैं बेशुमार दफ़ा कह चुका हूँ, आई मे बी रॉन्ग बट आई से इट ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो सियासतदान नहीं है, बदकिस्मती से अवाम भी नहीं है। सो वो कुछ और है। तो जो मुझे लगता है कि वो एवेंचुअली एक थिएटर क्रिएट किया जाएगा, एक पूरा एक एटमोसफेयर बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई ये हमने कर दिया है, अब आगे आप बताएं आपने क्या करना है। अच्छा मुनीब, तो फिर उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए क्या फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जा सकता है? क्योंकि अगर असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो उससे तो आगे नहीं आपका पर्पस सर्व होगा ना। देखिए, मैं अभी भी मुझे समहाउ इट डजंट सिंक इन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी अच्छा जी हम फारग कर रहे हैं सिंध की हुकूमत को, सूबाई असेंबलियों से भी इस्तीफे दे दिए और
चलो वफाक के अंदर तो देखा, पार्लियामेंट के अंदर तो, नेशनल असेंबली के अंदर उनकी सीटें चलो जो भी हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजियर सेड देन डन। हो जाता है तो फिर तो वो एक नई सिचुएशन होगी ना, कि मतलब ठीक है हो गया जी, हुकूमत गिराने के लिए सब कुछ हो रहा है और एक नया मामला बन जाएगा। हाँ। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता नहीं है। बाकी पीडीएम कल कह दे जी, ऐलान कर दे कि जी हम दे रहे हैं इस्तीफे फलानी तारीख को, और हम पहले लॉन्ग मार्च करेंगे फिर इस्तीफे देंगे, या पहले इस्तीफे देंगे फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, तो क्या करेंगे दैट इज येट टू बी सीन। बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो उस दिन की हालात क्या होंगे वो तो हमें देख के ही पता चलेगा। बट मुझे लगता है जो अल्टीमेटली जो मेरा तजिया वो यही है कि ये क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त शो किया जाए और बताया जाए कि जनाब पूरे मेरा सवाल यही है ना कि फिर 13 के बाद तो वो सारा, हाँ वो इकट्ठा कर लेंगे 13 के बाद, लेकिन आगे का फिर कुछ लाया अमल तो देना पड़ेगा ना, कि आगे क्या होगा, वरना तो वो सब कुछ फिर ठप हो जाएगा। जी लाहे अमल देखिए, हाँ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि लाहे अमल तो अलीना कल जब इनकी मीटिंग होगी और 13 दिसंबर का जिस तरह मरियम नवाज शरीफ फरमा रही हैं कि जी आर या पार, अब उस दिन तो आर या पार कुछ नहीं होगा ना, अनलेस कि उस दिन कोई कुछ कह दे कि जी फलाना घर जा रहा है और फलाना घर जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने जा रहा है, और ना ही ये होने जा रहा है कि उस दिन कोई इतना बड़ा कोई 50 लाख बंदा लाहौर की सड़कों के ऊपर होगा। मुनीर साहब नीवे होके निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप, मैं नोटिस कर रही हूँ। वैसे देखिए आजकल के जो हालात है, आजकल के जो हालात हैं, आपने अगर सरवाइव करना है तो फिर आप नीवे होकर ही रह सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा होंगे तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं ना। फिर वो मजहर साहब बताएंगे कि जब हम टेक लगाते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है जी, मजहर अब्बास साहब की तरफ चलते हैं। मजहर साहब, जैसे अभी एक जुमला मुनीब ने इस्तेमाल किया, मसाइल हैं उसको उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, और यकीनन ऐसा ही है। तो क्या मौजूदा मसाइल के साथ या कोविड की सिचुएशन भी है, इसमें जैसा अपोजिशन कह रही है जी नए इंतखाबात करवाएं, वो हो सकता है जो नई हुकूमत आएगी फिर उसके लिए भी तो प्रॉब्लम्स होंगी, क्या वो सस्टेन कर पाएगी, या फिर यही विशेष साइकिल हम देखेंगे कि उसके ऊपर लान तान हो रही होगी? देखिए, तहरीकों से हुकूमतें जाते तो हमने नहीं देखा, निज़ाम जाते हुए ज़रूर देखा है। तो अगर पीडीएम ये बोझ उठाने को तैयार है कि निज़ाम चला जाए तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन उससे उनका फ़ायदा नहीं होगा। और सिस्टम जाता है तो सिस्टम इस मुल्क में जब गया है तो फिर 10-10, 11-11 साल के लिए गया है, फिर ये नहीं हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये पीडीएम को सोचना पड़ेगा। जो ऑप्शंस उनके पेश नज़र हैं वो 2-3 ऑप्शंस हैं, और उसमें सिंध गवर्नमेंट को बचा भी रहे हैं। उसमें ये ऑप्शन भी है जो 2014 में पीटीआई ने यूज़ किया था कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से रिज़ाइन नहीं किया था, पंजाब असेंबली से भी रिज़ाइन नहीं किया था, कौमी असेंबली से रिज़ाइन कर दिया था। तो ऐन मुमकिन है कि फर्स्ट स्टेज पे वो कौमी असेंबली से इस्तीफा कर दें, लेकिन ये सारी बातें उस सूरत में होंगी कि उन्हें ये नज़र आए कि कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये जो हेड ऑन के लिए जा रहे हैं बग़ैर किसी डायरेक्शन के, और ये देखे बग़ैर कि क्या कोई उनकी बात सुनने को तैयार है भी या नहीं है। देखिए, वर्स्ट सिनेरियो देख लें। वर्स्ट सिनेरियो में फ़र्ज़ करें हुकूमत को पैरालाइज कर देते हैं वो, और जो कुव्वतें हैं वो इमरान खान को ये फोर्स करती हैं कि आप जो है वो इनकी बात मान लें। तो इमरान खान तो बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इमरान खान फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दें, ये भी वर्स्ट सिनेरियो की बात कह रहा हूं मैं। उससे पीडीएम को क्या फ़ायदा होगा? ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही डेंजरस है। ये हम बहुत ही डेंजरस जो है वो डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कि जो डायरेक्शन लेस मूवमेंट्स चलती हैं, मादी में जो मूवमेंट चली हैं उनको कहीं ना कहीं किसी की बैकअप रही है, किसी की बैकअप सपोर्ट रही है कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो चीज़ तब्दील हो जाएगी। और ये हमने देखा, ऐसा हुआ है। 77 में हमने देखा, 83 की एमआरडी की मूवमेंट उस तरह कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसके नतीजे में 84 में ज़ियाउल हक को रेफरेंडम कराना पड़ा, 85 में नॉन पार्टी बेस, तो एक प्रेशर तो बिल्ड कर दिया। यहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस है। अब आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो आउस्ट करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 2014 में थी। तो 2014 में इन्हीं जमातों की पोजीशन क्या थी और आज इन जमातों की पोजीशन क्या है। दूसरा ऑप्शन उनके सामने ये कि 13 दिसंबर को अगर बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है तो वो फिर एक डेडलाइन मुकर्रर करेंगे कि इस तारीख तक जो है इमरान खान, अभी तो उन्होंने 13 दिसंबर कहा है कि हम इस तारीख को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले 27 दिसंबर को लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है।
तो जो भी लॉन्ग मार्च होगा वो जनवरी से पहले मुझे होता नजर नहीं आ रहा। तो जनवरी में फिर वो लॉन्ग मार्च जनवरी तक या 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे सकते हैं कि इमरान खान रिजाइन कर दें, और फिर अपने तय कल की मीटिंग में तय कर सकते हैं उसूली तौर पे कि हमने लॉन्ग मार्च के मौके पे इस्तीफे दे देने हैं। अब वो एन ब्लॉक रेजिग्नेशन होंगे, क्योंकि ये याद रखें कि रेजिग्नेशन के नतीजे में जो एक प्रोसेस होता है वो आसान नहीं होता, क्योंकि जो कवानीन है उसके तहत स्पीकर को, और आमतौर पे हमने 2014 में भी देखा, सिंध में भी देखा कि जी स्पीकर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर है कि जी मेंबर ने ज़बरदस्ती तो इस्तीफा नहीं दिया या उसे दिलवाया गया। वो एक प्रोसेस होता है जिसमें वो लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो रेजिग्नेशन में या तो पार्टी इतनी इंटैक्ट खड़ी हो कि बिल्कुल उसे नजर आए कि कोई भी आदमी इधर से उधर नहीं होगा। सिंध में ये चहमागोइयां हैं कि पीपल्स पार्टी को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी को तोड़ने की ये बड़ा दिलचस्प, हाँ, अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मज़े साहब, जब आप ये कहते हैं ना कोई आदमी इधर से उधर नहीं होगा, तो मरियम नवाज साहबा का बयान मुझे याद आता है। हसन निसार साहब, आपकी तरफ ये सवाल लाना चाहूंगी, और उनका बयान ये है कि जी उन्होंने कहा है इस्तीफों के बड़े फैसले पर सोच सकते हैं, करेंगे, और जो इस्तीफा नहीं देगा अगर फैसला हो गया तो उसका घिराव करेंगे। मरियम कहती हैं कि आर पार हो जाएगा। जी 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 जी, कल ये जो पीडीएम की, हाँ, अच्छा, हाँ, ये पीडीएम कल मिलके अच्छा, 3 ऑप्शंस पे जो गौर कर रही है, वो देखें आपने, वो अच्छा वो छोड़ देना, वो हिंट काफी है, पता है मुझे क्या हो रहा है। ये वो आपने वाकया सुना है कि एक मुसल्ली के बेटे ने उससे पूछा था कि अब्बा अगर फलाना मर जाए, उसने कहा फिर फलाना चौधरी, उसने कहा अगर फलाना मर जाए, उसने कहा फिर फलाना चौधरी, उसने 8-10 नाम लिए। वो बाप को बात थोड़ी समझ आई, उसने कहा पुत्र सारा पिंड मर जाए, असी तुसी चौधरी नहीं बनना। समझ आ गई बात? तो सारा पिंड मर जाए, ये चौधराहट नहीं इनको मिलती है। हाँ बस। अच्छा, तो फिर ये इंशाल्लाह क्यों हो रही है, इतने एतबार से इंशाल्लाह क्यों हो रही है? नहीं, देखो, जो कहते हैं जो गधा दुलतियां झाड़ता है वो माइलेज गेन नहीं करता। तो दुलतियां झाड़ने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा कोई को पेंडा भी तय कर रहा है। तो ऐसी मखलूक होती है जो दुलतियां झाड़ती रहती है। बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ दुड़ सिया कर, ये मुहावरा जिन्होंने सदियों पहले इजाद किया था। तो अलीना, वो जाहिर है उनके सामने इस तरह के केसेस होंगे। वेले बैठे हैं, मतलब इनको जिंदा कर दिया है किसी हद तक पीटीआई ने, बड़ी सियानी पॉलिटिकल पार्टी है। वेले फारग बैठे थे, इनको इनकी शक्लें भूलते जा रहे थे लोग। अब अच्छा एक ड्रामा लगा हुआ है, लोग चस्के ले रहे हैं, तकरीरें सुन रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बहरहाल मैं क्या बताऊं, और कोरोना फैल रहा है, क्या कुछ हो ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रसूल बख्श रईस साहब और इमाम उमर साहब का कमेंट जानेंगे उसके बाद। जनाब, पीडीएम के रहनुमा कहते हैं आर या पार होगा। कल इसके लिए एक इजलास होगा जिसमें तमाम रहनुमाएं डिसाइड करेंगे कौन से ऑप्शन के साथ वो आगे इस एहतजाज को लेके जाना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च या फिर इस्तीफों के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। अपने तज्जियाकारों से यही पूछ रहे हैं हम कि कौन सा चुन सकते हैं। रसूल बख्श रईस साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात कर रहे थे, इस्तीफों की ऑप्शन, लॉन्ग मार्च। लेकिन अगर ये लॉन्ग मार्च की ऑप्शन ऑप्ट करती है तो इसके साथ भी बड़ी इम्प्लीकेशंस अटैच्ड है। एक तो सर्दियां, इस्लामाबाद जाना इतना आसान नहीं होगा, क्या कारकुनान वहां बैठ सकेंगे, कोविड है, बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है। और उसके बाद क्या गारंटी है आपको कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगा? देखिए, माजी में भी हमने देखा है कि इस्लामाबाद के ऊपर जत्थे आए हैं, लश्कर कशी, चढ़ाई होती रही है। और सबसे बड़ा धरना मौलाना कादरी साहब का और इमरान खान साहब का था। और उसमें देखा कि इमरान खान के जलसे में तो शाम को लोग आते थे, रौनक मेला होता था, तकारीर होती थी, मीडिया वालों ने वहाँ पे कैमरे फिट किए हुए होते थे। और फिर वो धुआंधार तकरीरें सुनने के बाद सब लोग 12-1 बजे घरों को चले जाते थे। जो कादिर साहब का धरना था वो मुनफरिद था। उनके बारे में कई खबरें हैं, आपने भी देखी होंगी उस जमाने में, कि कौन से लोग थे, कैसे बिठाए गए थे।
तो ये इस तरीके से धरनों में लोगों को ला के बिठाने से हमने देखा है कि हुकूमतें तब्दील नहीं होती और बिल्कुल तजाद है। जो उस वक्त यही रहनुमा कौमी असम्बली और पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होके बरमला कहते थे कि जमहूरियत को खतरा है इन धरनों से, इन तकारीरों से, एक जमहूरी हुकूमत को उस तरीके से नहीं हटाना जाना चाहिए। और वही कुछ कर रहे हैं जो उस वक्त वो कहा करते थे कि नहीं होना चाहिए। बेशक मेरे ख्याल में ये लॉन्ग मार्च शायद हो और होगा, कि कामयाब होता है या नहीं, लेकिन एक बात मेरे जहन में है कि ना तारीख अपने आप को कभी दोहराती है। जिंदगी में हमने देखा है या इससे पहले जो तारीख है सारी दुनिया की, कि नए हालात होते हैं, नए मुहर्रिकात होते हैं, नए एक्टर्स होते हैं। इस वक्त वो हुकूमत नहीं है जो माजी में थी। 3 दफ़ा इंतकाल इक़्तिदार हो चुका है पुरअमन तरीके से, और 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों को। हमारे माहिरीन जो जमहूरियत की ट्रांजिशन का मुताला करते रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर 3 दफ़ा हो जाए तो आपने बहुत सफ़र आपने जमहूरियत के रास्ते पे आपने कर लिया है। तो इस पौधे को इस दफ़ा और इस मौके पर उखाड़ने की जो कोशिश हो रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो निज़ाम के पीछे है, जो निज़ाम मौजूद है, जो रियासत है और जो इमरान खान की हुकूमत है, उसको होने देगी। मेरा ख्याल ये है कि ये एक उनकी सियासत है जिसमें वो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन अगर मकसद जिस तरह से उन्होंने वाजे किया है, और उसमें मेरे ख्याल में हमें इस बात का मुताला करना चाहिए कि उनको यहाँ आगे लाने में किसका किरदार है। मेरे नज़दीक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुरू दिन से ही बड़ा किरदार है कि इनको मुतारिक करें, कुछ करें, इमरान खान की हुकूमत को जमने ना दे। लेकिन ये सियासत मौजूदा दौर में और मौजूदा वक्त में कभी कामयाब नहीं हो सकती। हम अदम इस्तेहकाम जरूर देखेंगे और हुकूमत की तरफ से भी रद्द अमल होगा, लेकिन हुकूमत नहीं जाएगी। अच्छा। और ये लोग जो भी इनका लाया अमल हो, कल हम देखेंगे क्या करते हैं। उसके बारे में हम पेशीनगोई कर सकते हैं, कुछ अंदाजे लगा सकते हैं कि गालिबन ये तीनों ऑप्शंस रखेंगे कि मतलब मुज़ाकरात भी हम आपके करेंगे। अंदाजे के मुताबिक आपको लगता है इन तीनों में से शायद लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं, ये ज्यादा आपको लगता है? लॉन्ग मार्च की तरफ जरूर जाएंगे क्योंकि उससे हुकूमत जरा दबाव में आ जाती है, वरना जो कुछ करते रहे कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, वैसे उसमें भी बड़ी मुश्किलात हैं। मैं रीमा उमर की तरफ सवाल लेके आना चाहती हूँ। अभी हमने मौलाना का जिक्र किया, तो रीमा, आज एक वजारत दाखिला की तरफ से मुरासला जारी किया गया है जिसमें कहा गया है जी जो मिलिशियाज बन रहे हैं, ऐसे सियासी जमातों के कारकुनान जो मुसल्ला हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो। मौलाना कहते हैं कि जी ये सिर्फ अपोजिशन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है। जी शुक्रिया अलीना। नहीं, बिल्कुल मैं किसी तरह की वायलेंस को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती, और मेरा ख्याल है पीडीएम को भी बहुत कॉशियसली इस तरह की बात करनी चाहिए कि ऐसा तासुर भी ना आए कि वो एक वायलेंट मूवमेंट बनेंगे। लेकिन अलीना, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। मेरा ख्याल है एक कदम पीछे जाने की ज़रूरत है। ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं है जिस तरह कभी कभी हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही है, तीसरी बार होने दें, इसी तरह चीज़ें बेहतर होती हैं। फंडामेंटल सवाल पीडीएम जो उठा रही है, बहुत से और लोग भी उठा रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट है, क्या ये सच में लोगों के वोट से आई है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स से आई है। जब हम रिगिंग की बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं बस वोट में रिगिंग होती है, रिगिंग और तरह से भी होती है पाकिस्तान में। कभी इस शो में हम असगर खान साहब की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको अगर हम पढ़ लें, उसमें बताया है तफसील से कि किस तरह रिगिंग होती है, कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान में। सो ये बुनियादी सवाल है हमारा जो इस वक्त पीडीएम उठा रही है, और सिर्फ पीडीएम नहीं, बहुत सी आपकी और मूवमेंट्स, आपके वुकला, आपके एक्टिविस्ट, आपकी सिविल सोसाइटी, आपका मीडिया ये उठा रहा है। सो इतना आसानी से हम मेरा नहीं ख्याल कह सकते हैं कि ये एक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसको चलने देना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में फिर भी मैं नहीं चाहूंगी कि हुकूमत अपना वक्त जो है वो पूरा करने से पहले उसको गिराया जाए। मेरा ख्याल है उससे शायद और मसाइल हल नहीं होंगे उससे जो हमारे बुनियादी हैं। लेकिन अगर आपकी गेम ही रिग्ड है, अगर आप एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसमें शॉट्स कोई और कॉल करता है, तो उनको किस तरह बताया जाए कि वो फेयर प्ले होने दें। अगले इलेक्शंस को किस तरह इंश्योर कराया जाए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसमें जो लोग वोट दें जिन पार्टीज को, वही पार्टीज हुकूमत बनाएं, और
जो इलेक्शन से पहले होता है और इलेक्शन के बाद होता है वो ना हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नैब को इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो ना हो। फैजाबाद जो धरने की जजमेंट है फाइज ईसा साहब की, उसमें तफसील से लिखा है किस तरह मैनिपुलेशन की जाती है, वो ना हो। तो अब मुझे बताइए, हम यहाँ तो बहुत आसानी से कह सकते हैं आप बातचीत करें, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को फायदा हो रहा है इस निज़ाम से, जिनके इंटरेस्ट हैं इस निज़ाम में, वो आप किस तरह तब्दील करेंगे? तो कुछ प्रेशर तो जरूरी है डालना ताकि ये जो रिग्ड गेम है ये बदले। अब वो किस तरह होगी? मेरे ख्याल ये जो रैलीज हुई हैं, हमने देखा है हुकूमत ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है, कुछ इफेक्ट हुआ है। मुझे तो नजर आता है शायद मीडिया में भी अब कुछ ज्यादा आजादी है कुछ बातें करने की। तो प्रेशर तो बिल्ड आपको करना है ताकि बाकी जो एक्टर्स हैं उन्हें भी ये एहसास हो कि इतना आसान नहीं होगा, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता कि आप कह दें कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो कई दहाइयों से यहाँ पे हैं, जिनकी रूट्स हैं अवाम में, हम ये भी कह देते हैं कोई उनको याद नहीं करता, वोट्स देख ले लीना। ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई जो है वो 80% वोट लेके हुकूमत में आई है। बाकी पार्टीज जो हैं उनके भी काफी सब्सटैंशियल वोट बैंक हैं। तो ये कहना कि वो जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुका है या उनको खत्म करने की कोशिश जो है वो भी खामोश तो नहीं बैठेंगे। तो मेरी नजर में क्या कहना, हर रोज सिचुएशन बदलेगी, हुकूमत रिस्पॉन्ड कैसे करती है, बाकी एक्टर्स किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके जाते हैं पॉइंट। ये पॉइंट आपने सही उठाया है, मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके जाते हैं। जी मजहर, देखिए वो जो आपने शुरू रीमा से क्वेश्चन किया था ना मलेशिया का, कि हुकूमतें जो है मुख्तलिफ सियासी जमात, जो सेक्रेटरी दाखिला ने लेटर लिखा है, तो सेक्रेटरी दाखिला को चाहिए कि उस लेटर को और जगह भी फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये जो ग्रुप्स बनाते हैं, ये ज़रा हिस्ट्री उठा के देख लें कि ये आउटलॉड ग्रुप्स बनाए किसने हैं, और ये जिस तरीके से सपोर्ट दी है, जिस तरीके से ग्रुप्स को, और ये बेसिकली JUI को, इस वक्त बेसिकली JUI को टारगेट करने के लिए ये लेटर लिखा गया। इस तरह से चीज़ें हल नहीं होती। अभी जिस तरह रीमा कर रही थी कि मेरा तो हमेशा कंसिडर्ड ओपिनियन है, पाकिस्तान में इलेक्शन रिग नहीं होते, पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं, और जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन की मैनेजमेंट है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या डायलॉग आप उनसे करेंगे जिनके बारे में आप ये व्यू रखते हैं कि वो इलेक्शन मैनेज करते हैं? तो फिर मसला कैसे हल होगा? डायलॉग तो जो भी प्रेशर बनाए, जो भी डायलॉग हो, वो बिटवीन द पॉलिटिकल एंटिटीज होना चाहिए। डायलॉग अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से करना है तो इसका मतलब ये कि आप एस्टेब्लिशमेंट के उस रोल को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप हमें इस चीज को बेहतर बना दें। और बदकिस्मती से डेमोक्रेसी मुझे वो अच्छी लगती है जिसमें मैं आ जाऊं बरसर इख्तिदार, क्योंकि हमने देखा है कि सिस्टम को बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं करते। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन निसार साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे अभी एक यहाँ पर जुमला इस्तेमाल किया गया, अगर गेम ही रिग्ड है, हमें अपोजिशन की तरफ से भी बड़ी दफा ये कहा गया, तो क्या इसका हल यही है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो चली जाए, या फिर कुछ मुख्तलिफ तरीका भी अपनाया जा सकता है? और नहीं भाई, ये होना ही नहीं। ये सारा कारोबार, सारा धंधा ही झूठ है। मैं तो जमहूरियत का लफ्ज बोलते हुए मुझे तो शर्म आती है। वो इसे कहते हैं जमहूरियत? वही सुन सुना के जुगाली किए जा रहे हो साल हा साल से। किस बात की? जिस बंदे के पैरों के नीचे जमीन अपनी नहीं, और खुदा का खौफ करो, सर पे छत अपनी नहीं, जिसको तहफ्फुज़ चाहिए अपनी बहू बेटी का, जो जाली 2 नंबर पर्चे से बचना चाह रहा है, जिसको बेटे के लिए घटिया तरीन मामूली चपड़ासी की नौकरी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसको MPA के दरबार में हाजिर होना पड़ता है डेथ सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, अगर कोई बाप मर जाए या कोई बच्चा पैदा हो। किधर लगे हुए हो? लग रहे हो ये बाऊ टाइप लोग हैं। डेमोक्रेसी, और भाई डेमोक्रेसी हो तो बिस्मिल्लाह। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो ग्राउंड रियलिटी एक हद तक हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। नहीं, रसूल बख्श रईस साहब, आगे बेहतरी आएगी। हम बात करेंगे, हम नहीं बढ़ना, आपने निजाम की तब्दीली, आपने दायरे में सफर करना है। और सुनो ना भाई, निजाम की तब्दीली, बात सुनो। अभी ये रीमा ने को बात की जी कि जो इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं, दे आर सो पावरफुल, दे कांट डू इट। बाकी नीचे जहालत है। अच्छा,
यहां तो जमहूरियत मौरूसियत के दिफा में भी दलीलें दी जाती हैं। इट्स अ वेरी फनी प्लेस। अगला सवाल आपका क्या है कि जी वो तलाकें हो रही हैं सेल फोन, सुभान अल्लाह। मजहब का गलत इस्तेमाल हो तो मजहब गलत हो गया, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल गलत है, डेमोक्रेसी गलत है, मुल्क आपसे गवर्न नहीं हो रहा, मुल्क गलत है, उसका कसूर। ये क्या बात है? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं हमें एक दूसरे को? पढ़े लिखे नजर आने के लिए मारते हो, दलील तो है कोई नहीं सॉलिड। अवाम कौन मुझे लग रहा है रीमा डजंट एग्री विद द पॉइंट। रीमा का मौकिफ जानना चाहती हूं मैं। उनका रोल ही, ओ भाई बात सुनो। एक मिनट मैं मुझे लेट मी कंक्लूड। वॉल ऑफ ढाका पे एक बंदे ने लिखा था, गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, ये कौन जाने के मैं तो बसात पर ही ना था। डेमोक्रेसी कम से कम कोई यार कोई सर पैर हो तो बिस्मिल्लाह। मुझे भी पता है, मेरे मुलाजिम जानते हैं सारे डेमोक्रेसी अच्छी होती है। ये तो ढोंग है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ जान ही ना छोड़ेंगे। ये बादशाहत और मलूकियत की मकरू तरीन शक्ल है। शहजादों में से वो सर्वाइव करता था जो वाकई ज़हीन तरीन होता था और दलेर तरीन होता था, चाहे जायज ना जायज जो भी था। ये तो बेहुदा बात है। जिन जफा है, 4 खानदान है। भाई आम आदमी की नुमाइंदगी है असेंबली में, सेनेट में। बात करते हो आम आदमी की, जमहूर की। जमहूर कहां है वहां? वारदाती बैठे हैं सारे हैं। एक ढोंग बंद करो ये सारा। 10-15 साल का ब्रेक दो, इस मुल्क को सांस लेने दो। कुछ नहीं होना, आगे जाना है। दायरे में फिरना है आपने। तो हर 10 साल के बाद खोती चक्कर काट के बोर्ड के नीचे आती है। रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी यही है। बाकी हम लेक्चर मैक्चर हैं, 10-15 साल के बाद सही हो जाएगा। चलें। रीमा कुछ कहना चाह रही हैं। जी रीमा। वो अगेन एक रिस्क लेने वाली बात है। 15 साल मैं तो कहता हूं रोड मैप है, वो भी रिस्क है। ये आजमाया हुआ काम है, वो रिस्क लेके देख लो। ठीक है, आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए। आपका पॉइंट आ गया। ये उम्र भर का सफर रहेगा तो है। 6-7 नस्लें खा गए हो। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। एक राय है, इसके ऊपर डिबेट करते हैं। रीमा क्विकली, ताकि मैं रसूल बख्श साहब का पॉइंट भी। ठीक है जी रीमा। क्विकली तो बात नहीं हो सकती, लेकिन देखिए अलीना, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है ऑफेंसिव बात है कि पढ़े लिखे लोग बैठ के ये बात करते हैं। आप हमारे लोगों के पास चले, जमीन नहीं है, छत नहीं है, तालीम नहीं है, वोट का एक राइट है, वोट का एक इख्तियार है, वो तो उनसे ना छीने। 15 साल की ब्रेक, बहुत ब्रेक्स हुई हैं इस मुल्क में, उन्होंने ब्रेक्स में हमें क्या दिया है अभी हमारी। और एक और बात अलीना, जिन लोगों ने काम किया है जमहूरियत पे ऑन द ग्राउंड, भारत में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है। ये जो हम टीवी पे बैठ के कहते हैं ना कि लोग अपना वोट बिरयानी की प्लेट के पीछे भेज देते हैं, इस चीज के पीछे बेच देते हैं, हमारे जैसे ममालिक में जमहूरियत ग्राउंड पे अपने लोग मुफादात प्रोटेक्ट करते हैं। अगर उन्हें कुछ मिलता है उसके बदले वो वोट देते हैं। इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि वो वोट इसलिए क्यों देते हैं। इसको ये नहीं कह सकते कि हम ये गैर जमहूरी बात है। जमहूरियत और क्या होती है, हम लोगों ने जमहूरियत के ऊपर ना बहुत सी और जो बैगेज है वो डाल दिया। ठीक है, जमहूरियत का मतलब पॉइंट नोटेड। जमहूरियत का रसूल बख्श साहब का पॉइंट भी शामिल करना चाहती हूँ। वो इक्तदार में आए। और ये 15 साल की ब्रेक का क्या मतलब है, कौन आएगा, मुझे ये समझ नहीं आई हसन साहब की बात। अच्छा, बट बाकी सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अच्छा रसूल बख्श साहब जी, मैं जो बात मैं कर रहा था उसी से मैं दोबारा शुरू करता हूँ कि असल बात यह है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, फिर अगर जमहूरियत की बात करते हैं और जिस इलेक्शन को वो हार जाते हैं उसमें तो मैनेज हुआ है या रिगिंग हुआ है, लेकिन जो हमारी तारीख है उनकी कि एक सियासी जमात ने, जो मरूसी सियासी जमात है, तकरीबन कुछ 6 दफ़ा सिंध में हुकूमत बनाई है, तब तो इलेक्शंस रिग नहीं हुए, मैनेज नहीं हुए। दूसरी जो मरूसी सियासी जमात है लाहौर की, उसने मतलब इस लेवल को हम 4 दफ़ा हुकूमत बनाई है। इस लेवल को हम, ठीक है जी, देखें उस वक्त तो इलेक्शन, सर मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया, मुझे आगे भी चलना है प्लीज। सिर्फ इमरान खान के हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो इलेक्शन के बाद जितना भी रिपोर्ट्स आई हैं इंटरनेशनल, उन्होंने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करार दिया है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की जी। मैं समझता हूँ कि आप देख लें जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उसमें इलेक्शंस को नहीं कहा गया
कि इसमें रिगिंग के तौर पे सारी जमातें जो हारी हैं वो रिगिंग की वजह से हारी है, और जब जो तहरीक इंसाफ है वो उसके रिगिंग की वजह से अच्छा, क्विकली, वेरी क्विकली, मजहर अब्बास साहब वांट्स टू ऐड इन समथिंग। देखिए मजहर अब्बास साहब हंस रहे हैं। वन लाइनर, आज 7 दिसंबर है, आज से 50 साल पहले आज ही के दिन 1970 के इलेक्शंस हुए। 50 साल बाद आज भी हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी ग्राउंड क्यों नहीं बना सकी। अपनी आर्गुमेंट्स हैं, अपने हसन साहब का अपना एक मौक़िफ़ है डेमोक्रेसी के हवाले से, और उनको मैं कंप्लीटली वो रूल्ड आउट नहीं करता, लेकिन इसी चीज ने, या तो हम देखें ना, फिर हम वही बात कह रहे हैं जो हसन साहब से लास्ट टाइम डिबेट हुई थी, या तो फिर एक दिन कल रख लें आप इस टॉपिक को कि फिर मुतबादिल क्या लेकर आए और मुतबादिल कैसे लेकर आए, कर लें डिस्कस, ये बड़ा कौन सा मुतबादिल लेकर आए। और मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन को करना चाहिए हमें कि चलें, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो गई, आपकी बात मान लेते हैं 50 साल में, हाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने देख ली, मार्शल लॉ भी देख लिया, तो फिर बताएं कौन सा सिस्टम लेकर आए और कैसे लेकर आए, वो तरीक़ेकार डिबेट कर लें। मेरा ख्याल है करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यही मकसद होता है। बिल्कुल होनी चाहिए इसके ऊपर डिबेट, बिल्कुल होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर, और हम चाहते भी यही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तो जी, आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।